जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग लेके आ गए हैं अपने फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 29 का डिस्कशन। मैं यानी संजीव भाटिया आपको फर्स्ट 23 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 68 तक हमारे डॉक्टर एसपी सिंह सर के मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 में एक रिएक्शन दी गई है। ए कन्वर्ट हो रहा है हमारा, ये एरो नहीं दिया गया यहाँ पे, स्लाइड बनाने में मिस्टेक हो गई है। तो ये ए से बदल रहा है बी प्लस सी, ए से एरो से बन रहा है बी प्लस सी। और इसमें केपी केसी के रिलेशन पे बेस क्वेश्चन है और इसमें मुझे टेम्परेचर चाहिए। तो देखिए हम लोग इक्वेशन जानते हैं, केपी इक्वल टू होता है के सी आर टी डेल्टा एन जी। अब यहाँ पर जो Kp अपॉन के सी है, हम लोग Kp अपॉन के सी लिख लेते हैं और Kp अपॉन के सी लिखने के बाद इक्वल टू जो Rt है उसकी पावर जो डेल्टा एन जी है। अगर आप यहाँ देखो तो B गैस है 1 मोल, C गैस है 1 मोल, यानी ये 2 मोल प्रोडक्ट हो गए और 1 मोल A यानी 1 मोल रिएक्टेंट हो गया। अब आप Kp और Kc का जो वैल्यू है वो 3 यहाँ पे पुटअप करेंगे, 3 इक्वल टू, और R का वैल्यू 0.0821 होता है और ये तो 1 आ ही रहा है तो T मुझे निकालना है। तो T इक्वल टू हो जाएगा 3/0.0821। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 36.54 केल्विन, यानी कि आंसर नंबर थर्ड सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। आंसर होगा 36.54 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में मुझे क्या कह रहा है, ये एक रिएक्शन दी गई है A प्लस 2B, दिस गिव्स 3C प्लस D। चलो भाई नया पेज ले लेते हैं। A प्लस 2B, दिस गिव्स 3C प्लस D, यही इक्वेशन है हमारी। 2B 3C 1D और सब गैसीय स्टेट में। 4 मोल ऑफ A से स्टार्ट किया है, T इक्वल टू 0 टाइम पर इसके 4 मोल लिए हैं और इसके 7 मोल लिए हैं। उस समय C और D कंटेनर में नहीं है, एब्सेंट है। अब जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ तो 4 में से यहाँ पे 1 है तो x मोल चलेगा, यहाँ 2 है तो 7 माइनस 2x, C के 3x बन गए, D के x बन गए और ये 2 लीटर कंटेनर में मौजूद है। तो मोलर कंसंट्रेशन बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब मुझे हिंट क्या किया गया है, कह रहा है कि हमने 2 लीटर कंटेनर में ले लिया, इक्विलिब्रियम में C अपॉन D हमारा 2 के इक्वल है, तो C का मोलैरिटी अपॉन D का मोलैरिटी 2 है। अगर हम लोग यहाँ पर C देखें तो 3x/2 और ये 7 माइनस 2x/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली मोल ले लेते हैं। 3x अपॉन 7 माइनस 2x इक्वल टू 2। तो इक्वेशन सॉल्व करके निकाली हमने, तो इक्वेशन सॉल्व करके आ जाएगा 7 2 ज़ा 14 और 4x, यानी कि हमको मिल गया है 3x इक्वल टू 14 माइनस 4x, यानी कि 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x इक्वल टू आ गया है 14। 7x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू आ गया है 14/7, दैट मीन्स 2। x इक्वल टू 2 आ गया। अब जब हमने x निकाल लिया तो मुझसे पूछ क्या रहा है, देन कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम। तो कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम निकालना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ C जो हमने यहाँ पे सॉल्व करा था वो आया था 3x/2, यानी कि 3/2 इंटू x, और x की जगह पर आपने लगा दिया है 2। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल होने पे आ गया है 3। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इक्विलिब्रियम पे 3 मोल होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। फिर देखिए ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें हम लोग ने एसिटिक एसिड लिया हुआ है,
और एसिटिक एसिड में 0.2 मोलर 100 ml लिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके मिली मोल बना लेते हैं। और एसिटिक एसिड में NaOH मिला रहे हैं, NaOH मिला रहे हैं, और ये मुझे देगा CH3CONA, CH3COONA प्लस वाटर। अब अगर हम लोग इसके मिली मोल निकालें तो मिली मोल स्टार्टिंग में हमको दिए गए हैं 0.2 इंटू 100, और इसके मिली मोल मुझे दिए गए हैं 0.1 इंटू 100, यानी ये 20 मिली मोल है और ये 10 मिली मोल है। जब रिएक्शन होगी तो क्योंकि इसके 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसके 10 मोल इसके 10 मोल से रिएक्शन करेंगे, और जिससे कि हमको यहाँ इसके 10 मोल और इसके 10 मोल मिल जाएंगे। इस तरीके से हम लोग को फाइनली जब रिएक्शन हो जाएगी तो जो CH3COONA के जो हमको मोलैरिटी मिलेगी वो 10/200 होगी, क्योंकि 100 ml ये 100 ml ये 10/200 होगी। और फिर हम लोग को यहाँ पर CH3COOH भी बचा रह जाएगा, कितना 10/200। अब ये यहाँ पर देखिए इस सॉल्यूशन के अंदर, इस मिक्सचर के अंदर वीक एसिड है और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट भी है, यानी कि ये बफर बन जाएगा। और बफर में जब आपका एसिड का और उसके सॉल्ट का मोलैरिटी सेम होता है, यानी कि एक्टिव मास सेम होता है, तो ऐसे समय में जो pH होता है वो pKa के बराबर होता है हेंडरसन इक्वेशन से। नहीं तो आप लिख के भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये आप क्या कह रहे हैं, तो देखिए pH इक्वल टू बफर का हमने हेंडरसन इक्वेशन पढ़ी है, pKa प्लस लॉग, और आ जाएगा सॉल्ट का एक्टिव मास अपॉन एसिड का एक्टिव मास, सॉल्ट का एक्टिव मास अपॉन एसिड का एक्टिव मास। अब क्योंकि सॉल्ट का एक्टिव मास और एसिड का एक्टिव मास सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा log 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सॉल्ट का एक्टिव मास बराबर है एसिड का एक्टिव मास। सो हमारा pH इक्वल टू हो जाएगा pKa, और log 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। log 1 बना, log 1 इक्वल टू 0 हो गया, तो pKa के बराबर हो गया। pKa मुझे 4.76 दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। आंसर होगा 4.76 pH आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये हम लोग ने एनसीईआरटी से इक्वेशन उठाई थी, हेंडरसन इक्वेशन, pH इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब यहाँ पर देखो, ये हमको कुछ हैलाइड दिए गए हैं, यानी कि साइक्लिक क्लोराइड दिए गए हैं, और इसमें हमको डीहाइड्रोहेलोजनेशन करना है E2 मैकेनिज्म से। तो डीहाइड्रोहेलोजनेशन करने के लिए हम लोग बीटा पोजीशन के जो कार्बन है उनको कंसीडर कर लेंगे। तो ये बीटा पे कार्बन है, ये सॉरी बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको कंसीडर करेंगे। तो ये बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है। जब डीहाइड्रोहेलोजनेशन होगा तो अभी डीहाइड्रोहेलोजनेशन में यहाँ ऐसे HCl रिमूव हो जाएगा, इसका भी HCl रिमूव हो जाएगा, इसका भी HCl रिमूव हो जाएगा, और आ जाएगा हमारा यहाँ पर पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो पाई बॉन्ड बना लेते हैं। Cl कट जाएगा, Cl कट जाएगा और पाई बॉन्ड आ जाएगा, Cl कट जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, Cl कट जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब ये हमारा साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन है। इसमें आप देख रहे हो ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी कि इसको होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स में n की जगह पे आप 1 2 3 भर सकते हो। अगर n की जगह 1 लेते हो तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, n की जगह 2 लेते हो तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 पाई बॉन्ड 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन एंटी एरोमेटिक ये ना होके इसको माना जाता है कि ये नॉन एरोमेटिक है।
नॉन एरोमेटिक कैसे है? नॉन एरोमेटिक इस तरीके से है कि ये अपने आप को प्लेनर से नॉन प्लेनर कर लेता है, और नॉन प्लेनर करके ये कुछ ऐसे टब शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ये टब शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑक्टाटेट्राईन है। तो अब ये टब शेप में कन्वर्ट हो गया तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया, और यहां पर ये बेंजीन बन जाएगी तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और प्लेनर भी है, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और ये सर हमारा नॉन एरोमेटिक हो गया। अब स्टेबिलिटी रूल आप जानते हो, सबसे स्टेबल होगा एरोमेटिक, उससे कम स्टेबल होगा नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल होगा एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक यानी कि सेकेंड, और फिर नॉन एरोमेटिक यानी कि फर्स्ट, और फिर थर्ड। तो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, यानी कि 49 के सेकंड ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। ये देखिए मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की। तो हम लोग जा रहे हैं 49 के सेकंड ऑप्शन की तरफ से, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। वैसे भी आप अगर ये एरोमेटिक जज कर लेते तो सेकंड वाला आप वैसे भी पहचान जाते, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। और इसमें हमने ऑप्शन सेकंड कर दिया है, सेकंड ऐसे सेकंड लिख भी दे रहा है। एसर्शन 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन कौन है? 1 2 3 4, मान लो यहां पे ब्रोमो लगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन विद एल्कोहलिक KOH मेनली गिव्स ब्यूटोइन। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये यहाँ पर अनसिमेट्रिकल आपके पास एक एल्किल हैलाइड है, और इसकी वजह से देखो यहाँ पर है CH2 और यहाँ पर है CH3। अगर हम सेटजेव रूल लगाएं तो जिस बीटा कार्बन पर कम से कम H होते हैं वहीं से एलिमिनेशन होता है। तो इसलिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड C ये मेजर बनेगा, और C डबल बॉन्ड C ये माइनर बनेगा। जो ऊपर वाला है वो सेटजेव प्रोडक्ट है, जो नीचे वाला वो हॉफमैन प्रोडक्ट है। तो सेटजेव प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। दिस वन इज अ लेस सब्स्टिट्यूटेड और अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सो यहाँ पर क्या होता है, एलिमिनेशन की रेट या एलिमिनेशन का प्रोडक्ट स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से जज करते हैं। तो अभी यहाँ पर इसीलिए हमारा ब्यूटुइन मेनली बनेगा, ये एसर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन, द हाइड्रोजन ऑन C3 कार्बन इज मोर एसिडिक देन हाइड्रोजन ऑन C1 कार्बन। तो देखो अगर आप इससे लिंक करो तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है ये E2 मैकेनिज्म है। E2 मैकेनिज्म में हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ से कोई रिजल्ट नहीं देखा जाता है। E2 मैकेनिज्म में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से मेजर प्रोडक्ट डिसाइड होता है। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम ये मानेंगे ये जनरल स्टेटमेंट है, ये इस एसर्शन से कनेक्ट ना करें, जनरल स्टेटमेंट है। तो जनरल स्टेटमेंट देखो ये स्ट्रक्चर है। अब अगर इस स्ट्रक्चर में हम हमने इस स्ट्रक्चर में ये मान के चल रहे हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब अगर ये थर्ड कार्बन है और थर्ड कार्बन को यहाँ पे ज्यादा एसिडिक दिखाया गया है, तो थर्ड कार्बन में हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो H है ये सर H बॉन्ड टूटेगा, और ये H बॉन्ड टूट के ये H प्लस बन जाएगा, और H प्लस बन जाएगा तो इस पे यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और अगर इसका H प्लस टूटता एज ए एसिडिक हाइड्रोजन तो ये माइनस आ जाता। अब ये कार्बन आयन है, कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री, और ये कार्बन आयन कौन सा है? 1 डिग्री। और आपको ये जानना चाहिए कि 1 डिग्री कार्बन आयन 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, और 2 डिग्री कार्बन आयन 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो C1 का जो H है वो मोर एसिडिक है इन कंपैरिजन टू C3। द हाइड्रोजन ऑन C3 कार्बन इज मोर एसिडिक, गलत बात हो गई बिल्कुल। तो रीजन गलत है और एसर्शन सही है। एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। तो मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। पहली बात तो ये 2 ब्रोमोब्यूटेन जब हमारी अल्कोहलिक KOH के साथ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन देगी तो उस समय बच्चा जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनाएगा वही मेजर होगा,
और जो ब्यूटूइन है वो सिमेट्रिकल भी है और मोर सब्स्टिट्यूटेड भी है, मोर अल्फा हाइड्रोजन भी है, इसलिए ब्यूटूइन का बनना तय था और इसको सेटजेफ ने बताया था, इसलिए ये सेटजेफ प्रोडक्ट कहलाएगा। और कॉर्नर के जो यहाँ पे आएगा ये ज्यादा एच वाले कार्बन से एच गया बीटा कार्बन से, ये हॉफमैन प्रोडक्ट है जिसका एल्कीन लेस स्टेबल है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, अनसिमेट्रिकल है और इस वजह से ये माइनर बनेगा। जहां तक की बात इसकी आई एसिडिक करेक्टर की, तो जो बीटा एलिमिनेशन है वो E2 एलिमिनेशन है, उसमें हाइड्रोजन के एसिडिक से जाने का कोई सेंस नहीं होता कि ब्रोमो के साथ कौन सा हाइड्रोजन जाएगा। तो ब्रोमो के साथ हाइड्रोजन वो नहीं जाएगा जो ज्यादा एसिडिक होगा या कम एसिडिक होगा, वो हाइड्रोजन जाएगा जहां से जाने के बाद स्टेबल एल्कीन मिलती है। लेकिन अगर हम इससे इसको कनेक्ट ना करें और सिंपली इसको चेक करें कि ये हाइड्रोजन प्लस गया, एसिडिक कार्बन है अगर ये, तो इस पे कार्बन आयन बनेगा, इससे गया तो ये कार्बन आयन बनेगा, ये 2 डिग्री कार्बन आयन है, लेस स्टेबल है तो इसका H धीमे जाएगा, ये 1 डिग्री कार्बन आयन है, मोर स्टेबल है तो इसका H तेजी से जाएगा। सो फाइनली थर्ड ऑप्शन सही हो गया। द सम ऑफ नंबर ऑफ नोडल प्लेन ऑफ पाई स्टार, पाई स्टार में कितने नोडल प्लेन होते हैं? 2 नोडल प्लेन होते हैं सर। सिग्मा 2pz में 0 नोडल प्लेन होते हैं, तो इनका सम करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना कि जब हमारी बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोडल प्लेन पूछते हैं तो इस बात को ध्यान रखो, अगर पाई है तो एक नोडल प्लेन होगा, और अगर एंटी बॉन्डिंग है तो एक नोडल प्लेन होगा, और अगर सिग्मा है तो कोई नोडल प्लेन नहीं होगा, और अगर नॉर्मल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो कोई भी नोडल प्लेन नहीं होगा। अब जैसे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे कि अगर सिग्मा 2pz है, तो अब आप देखिए इसमें एक तो सिग्मा है, ऊपर से 2pz पे स्टार नहीं है यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसलिए इस पे 0 नोडल प्लेन होगा। अब मान लीजिए इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पर सिग्मा स्टार बना देते हैं और 2pz, अब देखो इस पे स्टार आ गया और सिग्मा की वजह से तो नोडल प्लेन नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टार की वजह से होना चाहिए, तो एक नोडल प्लेन हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए हम लोग ये कर देते हैं पाई 2px, अब देखो पाई हो गया तो पाई की वजह से एक नोडल प्लेन आ गया, और स्टार लगा नहीं है तो 0 नोडल प्लेन। अब अगर तुमने कहा कि नहीं सर हम तो पाई स्टार 2px की बात करेंगे, तो पाई की वजह से एक नोडल प्लेन और स्टार की वजह से एक नोडल प्लेन, तो टोटल कितने नोडल प्लेन आ गए? 2। तो ऐसे आप निकालोगे फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड? भाई साहब जो B2 होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, इसमें ये जो B और B के बीच में होता है पहला ही बॉन्ड पाई होता है, तो इसमें पाई बॉन्ड 1 है, सिग्मा 0 है, और ये कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से लिख के निकाल सकते हो। अब जहां तक बात आती है C2 की, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। सर C2 में 2 बॉन्ड होते हैं और दोनों ही पाई होते हैं, इसलिए यहाँ पे पाई है, सिग्मा है नहीं। जब बात आती है N2 की, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं, तो सिग्मा और पाई बराबर मांगे गए, हो नहीं सकता। बात आती है O2 की, जो सही ऑप्शन है, तो O2 में डबल बॉन्ड होता है, 1 सिग्मा होता है 1 पाई होता है, तो सिग्मा और पाई का नंबर सेम होता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कि EA1 बड़ा है EA2 से, तो EA1 यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड से ऑलवेज बड़ी होती है, तो इसमें जितने हैं सबके लिए ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब कुछ बच्चे इसमें ये कहेंगे कि सर वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होती थी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती थी, सर निगेटिव कम होता है, उस हिसाब से देखो तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है। तो बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछी नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अपोजिट साइन होता है, तो अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव हो जाएगी।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं। तो उस हिसाब से देखो तो फिर फर्स्ट जो है हमारी ज़्यादा हो गई और सेकंड कम हो गई, तो इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट से कम होगी। अब इसमें कुछ बच्चे कहेंगे सर नाइट्रोजन या नोबल गैसेस के बारे में क्या विचार है, क्योंकि उनकी तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही पॉजिटिव होती है। तो अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या निगेटिव हो जाएगी? अब वो फिर कॉन्सेप्ट आपका उलझ जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी नोबल गैस है नहीं, इसलिए हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उसको किसी दिन और क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस करेंगे क्या करना चाहिए। तो यहाँ ना तो नाइट्रोजन है हमारा, ना तो यहाँ पे बेरिलियम मैग्नीशियम है, ना तो यहाँ नोबल गैसेस है जिनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। जिन जिन लोगों की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव है उनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव या जीरो होगी। तो इस हिसाब से हम लोग कहेंगे कि ये सब लोग का सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट ये आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 दी गई है जो 201 मोल है। अब हम लोग को सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालना होगा। यहाँ पर देखो A से A2+ में आयनाइजेशन एंथैल्पी 440 दी है। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की इक्वेशन क्या होती है? A+ से A2+ बनाना, ये है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो A+ तक का तो 201 खर्च ही हो गया, A+ से आगे की यात्रा लेनी है। तो ये 440 माइनस 201 होगा। 440 माइनस 201 कितना हो गया? 239। ये हो गई हमारी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये यहां से हटा दें नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये हम लोग ने उधर लिख देते हैं, इधर कुछ ना लिखें। ये हम लोग ने निकाली है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की क्या इक्वेशन होती है? A2+ से A3+ बनना, ये थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की इक्वेशन होती है। अब इसमें हम लोग को देखो A2+ तक तो 440 खर्च हो चुके हैं, तो A3+ बनाने में 700 माइनस 440 खर्च होंगे। अच्छा, कई बच्चे जल्दबाजी में इसी को सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और इसी को थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ गए होंगे, तो वो गलती हो गई आपसे। इस वाली रिएक्शन में तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए एक साथ। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में निकलता एक ही इलेक्ट्रॉन है, और किससे निकलता है? मोनोकैटायन से। तो ये मोनोकैटायन से जैसे देखो हमने निकाला, तो इसलिए हमने 440 में से 201 को घटाया और यहाँ 700 में से 440 को घटाया, तो ये कितना हो जाएगा? 260 40 और 60 500 260 आ गया। अब मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द डिफरेंस बिटवीन IE3 एंड IE2 इज x, देन द वैल्यू ऑफ x बाय 7। तो चलिए, तो हमें भाई निकालना है वैल्यू आयनेशन एंथैल्पी 3 यानी कि 260 माइनस आयनेशन एंथैल्पी 2 यानी कि 239 अपॉन 7। तो 39 140, ये 21/7 यानी 3। तो ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएंगे। देखिए NiCl होल 4-2 में निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे भी +2 है, और ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स होता है प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पूछा गया किस चीज में सिमिलरिटी शो कर रहा है, तो प्राइमरी वैलेंसी में सिमिलरिटी शो कर रहा है। जहां तक ज्योमेट्री की बात आएगी तो इसमें ज्योमेट्री है हमारी टेट्राहेड्रल और इसमें ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर, तो ज्योमेट्री डिफर कर रही है। मैग्नेटिक नेचर की अगर बात करेंगे तो यहां पर आपका निकिल +2 जब बनेगा तो 3d8 होगा, और क्योंकि Cl वीक फील्ड लिगेंड है इस वजह से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। और जब यहां पे निकिल 2+ करेंगे
यहाँ पे निकल 2 प्लस करेंगे तो ये जो 3D8 आएगा ये पेयर अप कर दिया जाएगा, क्योंकि Cn हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके लिए n बराबर 0 आ जाएगा। इसलिए मैग्नेटिक नेचर भी डिफर करेगा, ज्योमेट्री भी डिफर करेगी। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा sp3 और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2। इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन भी डिफर करेगा। तो केवल क्या सेम है, प्राइमरी वैलेंसी, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। NiNH3 6 2 प्लस में Ni के पास 3D8 होगा। जब 3D8 होता है तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, आपका हमेशा हाइब्रिडेशन sp3d2 आता है, इसलिए ए का सेकंड से मैच हो जाएगा। प्लेटिनम हमारा 6th पीरियड का एलिमेंट है और 5th पीरियड और 6th पीरियड यानी 4D सीरीज और 5D सीरीज के सेंट्रल एटम के साथ सभी लिगेंड स्ट्रांग होते हैं। तो Cl भी यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करेगा। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसलिए dsp2 हाइब्रिडेशन होगा। NiCO4 में Ni की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आता है 3D8 4H2 आता है। CO सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये जब इसको रीअरेंज करता है तो ये 2 इधर आ जाते हैं, D में 10 हो जाते हैं, इसलिए S से फिलिंग स्टार्ट होती है, इसलिए sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। अब बचा एक D2sp3, तो ये हो ही जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, A का सेकंड 2 जगह दिया, B का थर्ड 1 जगह दिया, यानी कि सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। C का 1, D का 4। CO2 CO8 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एक कोबाल्ट है, ये एक दूसरा कोबाल्ट है, इससे 3 कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ी होती हैं, CO CO CO, और इससे भी CO 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 3 जुड़ी हैं। ये एक बॉन्ड डायरेक्ट जुड़ा होता है और 2 बॉन्ड ब्रिज बॉन्ड होते हैं CO के। ये 2 ब्रिज बॉन्ड होते हैं CO के। इस तरीके से हमारा कोबाल्ट बॉन्ड X की नंबर 1 है और टर्मिनल CO6 हैं। टर्मिनल ये ब्रिज CO है, तो टर्मिनल 1 2 3 4 5 6, तो टर्मिनल 6 हैं और हमें X प्लस Y करना है, तो 7 आ जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर देखिए NCERT में दिया हुआ है, ये यहां पे बना है स्ट्रक्चर। चूज इन करेक्ट स्टेटमेंट फॉर CFT यानी क्रिस्टल फील्ड और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, ये बात बिल्कुल सही है। CFT इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है और इसमें ये माना जाता है कि जो लिगेंड है और जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है वो पॉइंट चार्जेस हैं। जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो लिगेंड है वो निगेटिव चार्ज है और इनके बीच में 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, तो इसलिए ये सही है। लेकिन मुझे इनकरेक्ट चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। लिगेंड आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस, तो ये बात सही है। अगर निगेटिव लिगेंड है तो वो निगेटिव चार्ज होगा, न्यूट्रल लिगेंड है तो वो डायपोल होगा। तो एनायन इन केस ऑफ एनायन और पॉइंट डायपोल इन केस ऑफ न्यूट्रल। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स DZ² DX² - Y² ऑर्बिटल पॉइंट टुवर्ड एक्सिस, जी हाँ ये भी ठीक है बात। और DXY DXZ ये एक्सिस के प्लेन में आते हैं, बीच में आते हैं, इसके लिए आप ऑर्बिटल की शेप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इन ऑक्टाहेड्रल CFT, अब जब ऑक्टाहेड्रल CFT होती है तो कुछ इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल CFT होती है। ये मान लीजिए एनर्जी स्केल है हमारा और इस एनर्जी स्केल में हमको यहाँ पर ये 5d ऑर्बिटल रखी हैं, 1 2 3 4 5, इनकी एनर्जी लगभग सेम मानी जाती है। हालांकि NCERT में इसको इस तरीके से दिखाया जाता है 1 2 3 4 5, ये इसकी एवरेज एनर्जी सेम है। जब इनके कांटेक्ट में लिगेंड आते हैं
जब कांटेक्ट में लिगेंड आएगा तो लिगेंड आने पर इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, इसको लिफ्टिंग ऑफ डीजेनरेसी कहते हैं, लिफ्टिंग ऑफ डीजेनरेसी कहते हैं। और फिर ये जो लिफ्टिंग ऑफ डीजेनरेसी है ये फर्दर स्प्लिट हो जाती है 2 पार्ट में। नीचे आ जाती हैं 3 ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में, ऊपर आ जाती हैं 2 ऑर्बिटल, और ये बेरी पॉइंट होता है। तो अब ये जो इसके ऊपर की जो एनर्जी है, ये वाला जो एनर्जी है, ये हम लोग दिखाते हैं कि ये एनर्जी गेन की है इसने, और ये जो एनर्जी की है ये लॉस की है। तो जो गेन की है वो प्लस 0.6 डेल्टा ओ है, और जो लॉस की है वो माइनस 0.0 डेल्टा ओ है। ये जो प्लस 0.6 है इसको हम लोग 3/5 भी कह सकते हैं प्लस का, और ये इंक्रीज करती है, और इसको हम लोग 2/5 डेल्टा ओ कह सकते हैं। तो दैट मीन्स 0.6 या 3/5 इंक्रीज करती है। अब यहाँ पे क्या लिखा, इन ऑक्टाहेड्रल CFT एनर्जी ऑफ 2 EG ऑर्बिटल, ये इसका नाम है EG और इसका नाम है T2G। तो EG ऑर्बिटल विल डिक्रीज बाय 3/5 डेल्टा ओ। भाई ये 3/5 डिक्रीज नहीं इंक्रीज हो रहा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, और हमारे 3 पहले सही थे तो चौथा ही हमारा गलत होना चाहिए था स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन सही होना चाहिए था। तो ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे। विच कंडीशन इज आर ट्रू फॉर बोथ आइडियल एंड नॉन आइडियल। आइडियल और नॉन आइडियल के लिए आपने पढ़ा है कि जो डेल्टा जी होती है वो हमेशा निगेटिव होती है, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और जो डेल्टा ऐसे रैंडमनेस बढ़ रही होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। निगेटिव डेल्टा जी यानी कि 0 से कम, और पॉजिटिव डेल्टा एस यानी कि 0 से ज्यादा, अर्थात दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। वांट ऑफ फैक्टर 3 दिए गए हैं, एक्स का दिया गया है 2.8, y का दिया गया 1.8 और z का दिया गया 3.5। अब हम लोग को मालूम है कि अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा प्रोपोर्शनल होता है C इंटू वाई के, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है C इंटू वाई के, और जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो भी प्रोपोर्शनल होता है C इंटू वाई के। तो कंसंट्रेशन की यहाँ कोई बात नहीं की गई है, तो कंसंट्रेशन को हम लोग मानेंगे कि सब में बराबर ही कंसीडर कर ले, वांट ऑफ फैक्टर के आधार पे बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट को कंसीडर करा रहा। वैसे अगर सेम कंसंट्रेशन लिख देते तो ज्यादा बेटर होता। तो अब क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है और कोई ना कोई ऑप्शन लेना है, तो कंसंट्रेशन अगर हम लोग डिफरेंट मानते हैं अलग अलग तो कोई भी आंसर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग अगर कंसंट्रेशन को सेम कंसीडर कर लें तो ऐसे में हमसे पूछा कौन सी बात सही है। तो देखो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वो सबसे कम होगा y का, उससे ज्यादा होगा हमारा y के बाद x का, और x से ज्यादा हमारा z होगा, क्योंकि c हम लोग ने छोड़ दिया तो i जिसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा, z का i सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पे x का सबसे कम दिखाया गया तो ये तो गलत हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट इसका उल्टा हो जाएगा, z का सबसे कम हो जाएगा, उससे ज्यादा x का, उससे ज्यादा y का, तो ये यहाँ पे सही है। ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर दिखा रहा है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर भी यही होगा, y से ज्यादा x, x से ज्यादा z। और वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा होगा, तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर सही हो जाएगा z से ज्यादा x, x से ज्यादा y। तो ये वेपर प्रेशर भी गलत हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर भी गलत हो गया, तो केवल बी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ओनली बी इज करेक्ट। यहां पर टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, और टोटल वेपर प्रेशर में इस ग्राफ की हेल्प से हमें निकालना है।
तो इस ग्राफ की हेल्प से देखो यहाँ पे हमको इस ग्राफ में दिखा रहा है कि इधर एक्स आर बढ़ रहा, इसका मीन्स है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ आर है यहाँ पर 0 है और जो एस है वो मोल फ्रैक्शन 1 है। तो मतलब एक्स है और आर नहीं है, तो ये हमारा जो वैल्यू दिया गया है ये पी नॉट एस दिया गया और यहां पर एक्स आर 1 हो गया है, एक्स आर 1 हो गया तो एक्स एस 0 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये पी आर नॉट की है, ये पी आर नॉट की है। अब वो हमसे कह रहा है पी पे टोटल प्रेशर बताओ और पी पे हमको 0.1 दिया गया है। तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ जो हमारा मोल फ्रैक्शन है ये मोल फ्रैक्शन, क्योंकि एक्स आर बढ़ रहा है तो एक्स आर का 0.1 है, 0.1 और कॉमा 0, तो एक्स आर 0.1 है। तो ये अगर ये एक्स आर को बता रहा है तो एक्स एस को 0.9 बताना चाहिए, क्योंकि टोटल हमारा 0.1 प्लस 0.9 इक्वल टू 1 आएगा। लेकिन ये 0 लिख दिया है तो मोस्ट प्रोबेबल ये एक्स वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट बता रहा है, एक्स वाई एक्सिस के। वैसे जनरल एक्सप्रेशन तो यही है कि अगर हम लोग इधर से जाते हैं तो ये 0.1 है, टोटल 1 होना चाहिए तो ये 0.9 होना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा 0.9 दिया नहीं, 0 दिया गया, तो हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया होगा। तो अब हम लोग के पास सीधी सी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम लोग यहाँ पर सिंपली निकाल लेंगे। तो निकालेंगे क्या, टोटल प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा, टोटल प्रेशर इक्वल टू होगा आपका पी नॉट एस एक्स एस प्लस पी नॉट आर और एक्स आर, एक्स आर। तो पी नॉट एस बराबर क्या हम लोग ने यहां से लिया है 20 और एक्स एस क्या लिया है 0.9 प्लस हम लोग ने पी आर नॉट क्या लिया था, पी आर नॉट 70 और हम लोग ने एक्स आर क्या लिया है 0.1। तो भाई सॉल्व करो सिंपली, 20 इंटू 0.9 18 आ जाएगा, 70 इंटू 0.1 7 आ जाएगा, 18 प्लस 7 25 आ जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। सेलेक्ट द स्टेटमेंट अबाउट K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 में स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये स्ट्रक्चर दिया गया, ये स्ट्रक्चर होता है, ये ऑक्सीजन होती है, ये क्रोमियम होता है और इस पे इस तरीके से ऑक्सीजन हो। और इसका बॉन्ड एंगल नियर टू 126 होता है। अब वो कह रहा है कि CrOCr बॉन्ड एंगल 109.5 से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इनकरेक्ट मांगा है। शेप अराउंड Cr इज टेट्राहेड्रल, ये Cr के अराउंड ये टेट्राहेड्रल शेप है, बिल्कुल सही, sp3 हाइब्रिडेशन है। 2 टाइप्स ऑफ CrO बॉन्ड लेंथ आर प्रेजेंट। देखो भाई इनमें रेजोनेंस चलता है, तो रेजोनेंस चलने की वजह से हम लोग ऐसे मान लेंगे, ये O ये O ये O ये O ये O ये O, इनमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाए और जो माइनस चार्ज है वो ऊपर चला जाएगा। अगर ये X है तो ये बॉन्ड लेंथ Y होगी, ये सब बराबर होंगे X X X और Y बड़ी होगी X से।
इस तरह से दो तरह की बॉन्ड लेंथ K2Cr2O7 में पाई जाती है। तो 2 टाइप ऑफ CRO बॉन्ड लेंथ भी बराबर सही है। इट डज नॉट प्रोड्यूस O2 तो गलत है सर। K2Cr2O7 को जब आप हीट करोगे तो आपको K2CrO4 मिलेगा, Cr2O3 मिलेगा और आपको O2 मिलेगा। इस तरह से हम लोग देखें तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि इसको गर्म करने पर O2 मिलता है। ये स्ट्रक्चर आप यहां से देख सकते हैं। बॉन्ड एंगल 126, ये बॉन्ड लेंथ 179, ये 163 और ये 163 सब सेम है। CrO4 बना लीजिए, CrO4 2- ये क्रोमेट आयन है जो येलो कलर का होता है। चेंज टू Cr2O7, Cr2O7 2- में, जो कि हमारा ऑरेंज कलर का होता है और ये आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। ये इसमें हो सकता है और ये इसमें हो सकता है। आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि जब CrO4 2- को एसिडिक मीडियम में ले जाते हैं तो एसिडिक मीडियम में ले जाने पर ये हमारा Cr2O7 2- बदल जाता है और Cr2O7 2- को जब बेसिक मीडियम में ले जाते हैं तो ये CrO4 2- में बदल जाता है। तो अब अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये बताना है कि pH CrO4 2- येलो चेंज टू Cr2O7 इन pH X एंड वाइस वर्सा pH Y। तो यहां पर हमको लाना है pH X और यहां पे हमको लाना है pH Y। तो ये जो pH X है ये लेस देन 7 होगा क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है, ये मोर देन 7 होगा क्योंकि ये बेसिक मीडियम है। तो लेस देन 7 2 आ रहे हैं, 6 और मोर देन 7 1 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। सॉलिबिलिटी वाटर में नोबल गैसेस की जैसे जैसे साइज बड़ा होता है बढ़ती जाती है। तो सबसे ज्यादा होगी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन की। हीलियम से ज्यादा नियॉन, फिर आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि पोलेजिबिलिटी बढ़ती जाती है। साइज बड़ा होगा तो पोलेजिबिलिटी बढ़ेगी, पोलेजिबिलिटी बढ़ेगी तो सॉलिबिलिटी इन वाटर बढ़ेगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वेनिलीन। वेनिलीन बनाइए कौन है? 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ये है वेनिलीन। दिस इज द वेनिलीन। अब वेनिलीन में कितने ऑक्सीजन पूछे गए हैं? 1 2 3, तो 3 ऑक्सीजन, सेकेंड ऑप्शन। थोरियम, थोरियम एक पहला एक्टिनाइड है और हम लोग एक्टिनाइड का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो थोरियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो 90 है। तो जब हम लोग इसका 90 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं तो 2 10 18 36 54 86, 86 तक नोबल गैस पहले निकाल दो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो रेडॉन यहां पे आएगा। अब रेडॉन का 86 निकल गया और इसके बाद हम लोग 5F 6D और 7S भरते हैं। 7S में भाई 2 आ जाते हैं, तो अब 2 बचे, तो 2 बचे थे तो इसमें एक्सेप्शनली डी में दोनों के दोनों आ जाते हैं, एफ में 0 आता है। तो ये 5 रेडॉन मिल गए और 5F0 6D2S सेकेंड। तो 66 का सही ऑप्शन हम लोग सेकेंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए नेफ्थलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हुए हैं। अब 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप ये देखें कि जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिंगल है और एक में डबल है, सेकेंड और थर्ड में। तो क्योंकि हमारा फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर में 2 जगह पे फर्स्ट और सेकेंड में डबल बॉन्ड है, यानी कि ज्यादा देर तक फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से देखें तो फर्स्ट और सेकेंड बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ थोड़ी छोटी होगी और सेकेंड और थर्ड की थोड़ी बड़ी होगी।
तो C1C2 बॉन्ड इज शॉर्टर देन C2C3 बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही होना चाहिए। तो C2, यहां पर देखो डबल बॉन्ड है, यहां पर देखो डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, 2 बार डबल बॉन्ड है, इसमें 1 बार डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। ये 68 विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजीन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आपको देखनी है तो आपको देखना कौन एक्टिवेटर होगा। तो अब इसमें देखिए ये ऑक्सीजन एक्टिवेटर है, तो ये ऑक्सीजन एक्टिवेट करेगा रिंग को। इसमें ये डबल बॉन्ड है, ये इसको डीएक्टिवेट करेगा और ये इसको एक्टिवेट करेगा ऑक्सीजन। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डीएक्टिवेट करेगा, ये दोनों जगह डबल बॉन्ड है, डीएक्टिवेट करेगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें आएगी। ये वाला भी खींच रहा, ये वाला भी खींच रहा, ये वाला भी खींच रहा, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर जो डोनेट करेगा वो फर्स्ट करेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने अपने वाले पार्ट के क्वेश्चन आपको डिस्कस किए। अब विजय सर आएंगे, आगे क्वेश्चन वो डिस्कस। चले बेटा 68 तक बेटा संजीव सर ने कर दिया, 69 ऑनवर्ड बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो आप सबको मालूम है बेटा बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई, इनवर्सली माइनस आई, डायरेक्टली प्लस एम, इनवर्सली माइनस एम। अब जरा देखिए बेटा इसमें दिखेगा एक तो बैकग्राउंड, देखो बेटा ये आपकी एरोमेटिक एमीन है, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, बेसिक कैरेक्टर कम होगा। ये बेटा आपका इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर बेटा, ये पिरिडीन है, नाइट्रोजन का लोन पेयर बेटा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ये बेटा आपकी क्या है, एलिफैटिक एमीन है, एलिफैटिक तो सबसे ज्यादा बेसिक। और ये बेटा एमाइड है, एमाइड का बेसिक कैरेक्टर एमीन से बहुत कम होता है क्योंकि लिटिल बिट इसमें क्या पाया जाता है, एम्फोट्रिक कैरेक्टर। तो देखो सबसे ज्यादा, और आपको मालूम है बेटा एलिफैटिक एरोमेटिक में ज्यादा कौन होता है, एलिफैटिक। तो पहला बेटा बेंजाइल एमीन है सबसे ज्यादा, बी के बाद देखो ए और सी, ठीक है ना। देखो ए में बेटा नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, सी में नहीं है बेटा। लोन पेयर बेटा यहाँ एरोमेटिसिटी को डिसाइड नहीं करता, देने के लिए बेटा अवेलेबल है। तो बी के बाद कौन आएगा, सी के बाद बेटा कौन आएगा, ए, और सबसे कम बेटा कौन होगा, डी। तो देख लो बेटा कौन सा आंसर है, बी सी ए डी, आंसर बेटा सेकंड। देखिए बेटा ये एनिलीन का रेजोनेंस इन्होंने दिखाया है। अब जरा देखिए हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉम्ब किलोमीटर। देखो ये बेटा क्या दिया इन्होंने, ये कह रहा है 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर 500 जूल हीट चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब बेटा कि अगर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ेगा तो बेटा 500 जूल, तो 1 केल्विन के लिए बेटा 500 जूल। तो देखो बेटा आपका टेम्परेचर बेटा कितना बढ़ा, 2 केल्विन बोलो या डिग्री, सी बात एक ही है, 1000 जूल। और ये 1000 जूल बेटा किसके कारण है, 0.1 ग्राम के कारण है। आपसे बेटा पर मोल पूछ रहा। पहली बात ये ध्यान रखिएगा, बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो जिस एनर्जी का मेजरमेंट किया जाता है वो बेटा क्या होती है, इंटरनल एनर्जी। क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर में प्रोसेस कैसा होता है बेटा, आइसोकोरिक। तो अब जरा देखो 0.1 ग्राम, इससे बेटा कितना मिला, 1000 जूल। तो बोलो 1 ग्राम से बेटा कितना मिलेगा, 10,000 हो जाएगा। तो बेटा 1 मोल मतलब बेटा 16 ग्राम। 16 ग्राम से बेटा कितना होगा, 16 इंटू 10,000। इसको बेटा ऐसे लिख लो, ठीक। 1000 की जगह बेटा क्या हो जाएगा, किलो जूल, तो 160 किलो जूल।
तो 1 मोल के लिए बेटा 160, चूंकि बेटा आप कंबशन कर रहे हैं एक्सोथर्मिक है, आंसर बेटा क्या होगा 4। फिर से देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बेटा हीट कैपेसिटी क्या बता रही, 1 केल्विन टेम्परेचर राइज के लिए 500 जूल चाहिए आपको हीट। आप बेटा टेम्परेचर राइज करने के लिए मीथेन का कंबस्टन कर रहे हो, तो देखो बेटा 2 केल्विन या 2 डिग्री सी राइज किया तो बेटा आपको एनर्जी कितनी 1000 जूल हुई। तो 0.1 ग्राम मीथेन को जलाने पर 1000 जूल बेटा हीट प्रोड्यूस हुई। तो 1 ग्राम के लिए बेटा कितना होगा, 0.1 से डिवाइड 10,000 जूल हो जाएगा। 1 मोल यानी 16 से कितना होगा, 16 इंटू 10,000 1,60,000 हो जाएगा। बेटा 1000 से डिवाइड करोगे तो 160 किलो जूल हो जाएगा। अगला देखो बेटा, ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। देखो बेटा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, बाहर से हीट ना तो अंदर आ रही ना अंदर से बाहर, एक्सपेंशन हो रहा है बेटा। एक्सपेंशन में बेटा वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज, और बेटा उसमें क्या होती है, कूलिंग। कूलिंग में टेम्परेचर बेटा क्या होगा, डिक्रीज। चलिए अब देखो बेटा ये क्या कह रहे हैं, सिल्वर मैग्नीशियम कॉपर एंड आयरन। अगर हम इसको ईसीएस में अरेंज करें, उस वाली ईसीएस की बात कर रहे हैं बेटा जिसमें टॉप पर लिथियम है, बॉटम पे बेटा कौन है, फ्लोरीन। तो देखो बेटा सबसे ऊपर कौन होगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद बेटा कौन होगा, आयरन। आयरन के बाद कौन होगा बेटा, कॉपर। कॉपर के बाद कौन होगा, सिल्वर। ठीक, आपको बेटा स्टोरेज करना है, ठीक है ना। स्टोरेज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि केमिकल, जो केमिकल आप बर्तन में स्टोर कर रहे हो बेटा, उनमें कोई रिएक्शन ना हो, ठीक है ना। स्टोरेज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो केमिकल आप मेटल के वेसल में स्टोर कर रहे हो, मेटल के वेसल का मेटल और केमिकल का मेटल बेटा रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। ठीक, पार्टिसिपेट ना करे मतलब ई नॉट बेटा क्या हो, निगेटिव, रिएक्शन क्या हो, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बेटा उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, जब भी बेटा स्टोरेज की प्रॉब्लम हो तो बेटा अगर वेसल का मेटल नीचे का है, वेसल का मेटल बेटा अगर नीचे का है तो बेटा स्टोरेज, देखो बेटा जैसे आप पहला देखो क्या दिया है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल, ठीक है ना। कॉपर का वेसल है, एक करके दिखा रहा हूं मैं। सपोज बेटा ये कॉपर का वेसल है, इसमें हमने क्या डाला, सिल्वर नाइट्रेट। तो देखो बेटा यहाँ रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी बेटा Cu ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Cu डबल प्लस प्लस 2Ag, ठीक है ना। अब अगर बेटा इसका ई नॉट निकाल ले तो ई नॉट राइट बेटा क्या है, सिल्वर प्लस 0.80 और ये बेटा माइनस प्लस 0.34, तो ये बेटा क्या आएगा, प्लस 0.46 आएगा। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब ये है कि सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर के वेसल में बेटा स्टोर नहीं कर सकते। तो पहला बेटा आपका गलत हो गया। अब इसी को जनरलाइज कर लो, कॉपर देखो बेटा नीचे, सॉरी सिल्वर नीचे है, कॉपर ऊपर है। तो अगर बेटा स्टोरेज वाला मेटल, बर्तन का मेटल अगर ऊपर का है और केमिकल का मेटल नीचे का है तो बेटा स्टोरेज नहीं होगा। तो देखो बेटा यहां पर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल, गलत। मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल, बिल्कुल सही। कॉपर के वेसल में कौन स्टोर हो सकता है, मैग्नीशियम का कंपाउंड हो जाएगा, आयरन का कंपाउंड हो जाएगा, सिल्वर का बेटा नहीं होगा। तो देखो मैग्नीशियम कैन बी स्टोर्ड, बिल्कुल सही है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी स्टोर्ड इन सिल्वर, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है ना। फिर ये भी बेटा सही है। तो देखो बेटा अगर वेसल का मेटल नीचे का है, ठीक है ना, वेसल का मेटल नीचे का और आपके सॉल्ट में मेटल ऊपर का है तो बेटा स्टोरेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप उसकी रिडॉक्स बनाओगे तो बेटा वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस।
तो आप बेटा सिल्वर के वेसल में तीनों को स्टोर कर सकते हो। सिल्वर के वेसल में तीनों को स्टोर कर सकते हो बेटा, ठीक। और कॉपर के वेसल में आप किसको स्टोर कर सकते हो? मैग्नीशियम और आयरन को कर सकते हो, सिल्वर को नहीं कर सकते हो। आयरन के वेसल में बेटा केवल मैग्नीशियम के सॉल्ट को कर सकते हो, कॉपर सिल्वर को नहीं कर सकते हो। और बेटा अगर मैग्नीशियम का वेसल होगा तो तीनों को नहीं कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर देख लो बेटा, सेकेंड थर्ड फोर्थ। सेकेंड थर्ड फोर्थ कौन सा हुआ? सेकेंड थर्ड फोर्थ। 72 का बेटा 4, 72 का 4। अब जरा देखिए बेटा, ये नाइट्रोबेंजीन है, एनिलीन में कन्वर्ट कर रहा है। देखो बेटा यहां इसका एन फैक्टर बेटा 6 होता है। नाइट्रोबेंजीन को अगर आप एनिलीन में कन्वर्ट करते हैं तो देखो बेटा ये इसकी बैलेंस इक्वेशन होती है। ये आपका नाइट्रोबेंजीन है बेटा, 3H2 लेते हैं, ये बनाता है बेटा एनिलीन। अब जरा देखो बेटा H2 कहां से आती है? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। तो देखो बेटा एक मोल के लिए, एक मोल हाइड्रोजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो बेटा 3 मोल के लिए कितना होगा? 6। इसलिए बेटा एन फैक्टर 6। तो देखो एक मोल नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस करना है तो बेटा कितना चाहिए? 6 फैराडे। आपके पास नाइट्रोबेंजीन बेटा कितना है? 0.5 मोल। तो आपको बेटा कितना चाहिए? 3 फैराडे। तो देखो 3 फैराडे बेटा कौन सा है? ए का बेटा क्या हो गया? एस। अब ऐसे देखा जाए तो बेटा फोर्थ आंसर हो गया, लेकिन बाकी देखो। अब देखो यहाँ एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +3 है, यहाँ 0 है। एक के लिए चेंज बेटा इसका देखो एन फैक्टर कितना हुआ बेटा? एक के लिए चेंज कितने का है? 3। 2 के लिए कितना हुआ? 6। एन बराबर 6। एक मोल के लिए, इस वाले में बेटा एक मोल के लिए 6 फैराडे। तो बोलो बेटा 0.25 के लिए कितना हुआ? 6 इंटू 0.25 बेटा 25 छक्का 1.5 फैराडे हो गया। तो बेटा आपका बी का क्या हो गया? पी। अब आइए बेटा NaCl, देखो कितने लीटर क्लोरीन बन रही? 11.2। 11.2 बेटा क्लोरीन का क्या होता है? इक्विवेलेंट वॉल्यूम। इक्विवेलेंट वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए? 1 फैराडे। तो सी का बेटा क्या हो गया? आर। अब देखो O2, यहां बेटा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां -2। एक के लिए चेंज बेटा कितने का है? 2 का। 2 के लिए कितना का हुआ? 4। तो ऑक्सीजन का एन फैक्टर बेटा कितना हुआ? 4। तो देखो बेटा एक मोल के लिए बेटा 4 फैराडे। तो आपके पास बेटा कितना है? 0.5 मोल है। तो बेटा कितना हो जाएगा? आधा कर दो, 2 फैराडे। 2 फैराडे वाला ऑप्शन बेटा कौन सा है? क्यू। तो डी का बेटा हो गया क्यू। फिर से देखो बेटा, फिर से देखो बेटा, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, एन फैक्टर बेटा 6। एल्यूमिना से एल्युमिनियम बनाना है, एन फैक्टर 6। NaCl से क्लोरीन बनाना है, एन फैक्टर बेटा कितना होगा? क्लोरीन Cl2 के रिस्पेक्ट में बेटा कितना होगा? 2। लेकिन Cl के रिस्पेक्ट में बेटा 1। तो याद रखो यहां पर 11.2 लीटर Cl2 बन रहा है, ये इसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम है, ठीक है ना। क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 35.5। उसका वॉल्यूम कितना होता है? 11.2। इसके लिए बेटा कितना चाहिए? 1 फैराडे। ऑक्सीजन का एन फैक्टर देखो बेटा कितना? 4। तो एक मोल के लिए 4 फैराडे, 0.5 के लिए 2 फैराडे। और ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 फैराडे। 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 फैराडे। जितने ग्राम इक्विवेलेंट उतने फैराडे। और 1 मोल के लिए नंबर ऑफ फैराडे कितना? एन फैक्टर के बराबर। और अगर गैस है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 फैराडे यानी इक्विवेलेंट वॉल्यूम
हाइड्रोजन और क्लोरीन इक्विवेलेंट वॉल्यूम 11.2 लीटर, इसके लिए 1 फैराडे चाहिए, और जबकि ऑक्सीजन 1 फैराडे से कितना मिलता है, 5.6 लीटर। अगला देखिए, तो इसका आंसर बेटा फोर्थ। फिर देखिए बेटा, आपके पास ओवरऑल के दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर आप दोनों तरफ बेटा लॉग लोगे तो लॉग के बराबर क्या होगा, 2/3 लॉग k1 प्लस लॉग k2 माइनस लॉग k3 होगा, ठीक है बेटा। अब आपको मालूम है बेटा के बराबर लॉग के का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग के बराबर होता है लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। अब अगर ये सब इसमें रखोगे बेटा, ठीक है ना, इसमें जब आप रखोगे तो देखो सबका लॉग ए बेटा कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। RT 2.303 R बेटा कॉमन होगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली बेटा जो आपकी इक्वेशन निकल कर आएगी, रिजल्टेंट ई ए बेटा क्या होगा, 2/3, इसकी जगह EA1 लिख दो, EA1 प्लस EA2 माइनस EA3। आपको देखो करना क्या है बेटा, पहले दोनों तरफ लॉग लो, फिर हर एक की जगह अगर बेटा हर लॉग के की जगह जब ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो हर एक का बेटा लॉग ए कैंसिल हो जाएगा, 2.303 RT कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, EA। तो यहां पर देखो EA होगा, या EA1 होगा, EA2 माइनस EA3। अब वैल्यू रखो, 2/3 EA1 बेटा कितना है, 180, 80, E3 बेटा कितना है, 50। देखो कितना हुआ, 100, 260 में 50 घटाओगे 210 इंटू 2/3, 70 दूनी 140 हो गया बेटा, आंसर फर्स्ट। शॉर्टकट बेटा सुन लो, इसका शॉर्टकट ये है कि आपका बेटा जब भी ये दिया हो, ठीक है, दोनों तरफ बेटा पहले लॉग ले लिया करो और सबका लॉग हटा दिया करो, और के की जगह बेटा क्या लिख दो, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो आप इसको एक शॉर्टकट बना देते हैं, ई ए इक्वल टू जो बेटा पावर हो उसको पहले ले आना, ठीक, EA1 प्लस EA2, ऊपर वाले बेटा प्लस में, नीचे वाला बेटा माइनस में, ओवरऑल ये बन गया। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। सबको मालूम होगा बेटा, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से क्या बनाते हैं, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है आपका, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। क्यों, क्योंकि बेटा एक स्टेप में हमको एल्काइल हैलाइड लेना होता है। अगर हम एल्काइल हैलाइड की जगह एराइल हैलाइड लेंगे तो लोन पेयर पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होगा, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर आएगा, Cl बेटा रिप्लेसेबल नहीं होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा। तो जो बेटा गैब्रियल थैलामाइड कई स्टेप में होता है, तो जिस स्टेप में आपका बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, जहां एल्काइल हैलाइड लेते हैं वहां एराइल हैलाइड नहीं ले सकते। क्यों, एल्काइल हैलाइड का X रिप्लेसेबल होता है लेकिन इसका Cl रिप्लेसेबल नहीं होता, ठीक। तो एरोमेटिक नहीं बनाया जा सकता, स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल सही है। एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक, रीजन देखो यहां पर तीसरे में दिया ही हुआ है, एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एनायन फॉर्म बाय थैलामाइड, बिल्कुल सही है बेटा। क्यों, पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर। एनिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस यूजिंग दिस मेथड, गलत। एनिलीन बेटा क्या है, एरोमेटिक एमीन है, और एरोमेटिक बेटा इससे नहीं बनाई जा सकती। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इन्होंने क्या पूछा है, इनकरेक्ट, तो आंसर बेटा क्या हो गया, फोर्थ। ये देखो बेटा, ये जो सेकेंड स्टेप है, ये बेटा X यहां पर आता है और K बेटा इधर चला जाता है आपका, सॉरी R यहां पर आता है, तो देखो यहां पर NR, तो यहां बेटा ये रिएक्शन SN है। अगर यहां पर एराइल हैलाइड लेंगे,
अगर हम यहाँ पर है राइट राइट लिंक तो बेटा उसका हेलोजन रिप्लेस नहीं होगा, आगे रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए फिर देखिए बेंजीन का नाइट्रेशन किया, तो बेंजीन का नाइट्रेशन करोगे तो बेटा क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। तो ए बेटा आपका नाइट्रोबेंजीन है। चाहे बेटा FeHCl से रिडक्शन करो चाहे SnHCl से, दोनों केस में बेटा प्रोडक्ट क्या होता है, सेम, दैट इज एनिलीन। तो ए और बी दोनों बेटा क्या होगा, सेम, तो आइडेंटिकल है। 76 का सेकेंड एनिलीन बनाने का मेथड है ये। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव इन द फॉलोइंग कंपाउंड एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। अब जरा देखो बेटा, पहले इस रिंग की देखे तो बेटा देखो यहां से हाइड्रोजन हट सकता है तो एक इसको दे दो, यहां से हाइड्रोजन हट सकता है बेटा एक इसको दे दो, यहां से हट सकता है यहां से हट सकता है, बाकी ये रिपीट हो रहा। तो 4 मोनोक्लोरो इधर, फिर बेटा इसको भी डिस्टर्ब नहीं करे इसको भी नहीं, तो ये 5वां हो गया, यहां से हो सकता है। फिर देखो बेटा यहां पर देखो बेटा कोई हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला पोजीशन नहीं होगी। फिर देखो यहां हो सकता है आर्थो मेटा पैरा, तो 6 7 8, तो टोटल बेटा कितने हो गए, 8 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। अब देखिए बेटा थोड़ा सा सही नहीं आया, लिक्विड हाइड्रोकार्बन टू गैसियस हाइड्रोकार्बन, लिक्विड हाइड्रोकार्बन को गैसियस हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने को हम लोग बेटा पायरोलिसिस कहते हैं। फर्स्ट का बेटा क्या हो जाएगा आपका डी, फर्स्ट का डी। पायरोलिसिस में क्या होता है बेटा, लो हायर हाइड्रोकार्बन को गर्म करके हम लोग लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। फिर देखो हेक्सेन, क्रोमियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर बेटा क्या बनता है यहां पर, बेंजीन। इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटाइजेशन। तो सेकंड का बेटा हो गया ए। फिर देखो बेटा ये आपका प्रोपाइन है, प्रोपाइन की रिएक्शन बेटा किससे करा रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट। तो बेटा सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है बेटा ये हटेगा, इसकी जगह बेटा क्या आ जाता है, C- Ag+ हो जाएगा। ठीक है, तो सिल्वर का व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा बेटा, तो यहां पर आपका, तो देखो बेटा एल्काइन वन यानी जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, सिल्वर नाइट्रेट यानी टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करता है। तो थर्ड का बेटा क्या हो गया, बी। टॉलेंस से रिएक्ट करता है, सोडियम से रिएक्ट करता है, सोडामाइड से रिएक्ट करता है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से भी रिएक्ट करता है। फिर देखो बेटा ये आपका बेटा चौथा वाला उतना क्लियर नहीं दिख रहा, ये आपकी बेटा ब्यूटीन 2 है। ब्यूटीन 2 से बेटा हम क्या बना रहे हैं, एसीटल्डिहाइड। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, ओजोनोलिसिस। तो फोर्थ का बेटा क्या हो गया, सी। तो देख लो बेटा कौन सा आंसर है, फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर का सी। तो 78 का बेटा सेकंड, 78 का सेकंड। ये देखो बेटा हेक्सेन, क्रोमियम ऑक्साइड, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर बेंजीन, क्या बोलते हैं इसको, एरोमेटाइजेशन। फिर देखिए बेटा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख रहा, देखो भाई ये आपका इथाइल प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी है, ये बेटा टर्सरी है। ये ऑर्डर बेटा एकदम सही है, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। फिर देखो बेटा ये आपका बेटा 3 डिग्री का है, ये बेटा 2 डिग्री का है, ये बेटा 1 डिग्री का, ये भी सही है। फिर देखो बेटा ये आपका 3 डिग्री का है,
ये बेटा 2 डिग्री का है, ये बेटा 1 डिग्री का है, बिल्कुल सही है। अब जरा यहां देखो बेटा, ये भी 2 डिग्री का, 2 डिग्री का, 2 डिग्री का, 2 डिग्री, क्या दिख रहा है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे बेटा रिंग में कार्बन बढ़ेगी, रिंग की स्ट्रेन बेटा क्या होगी, घटेगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये वाला ऑर्डर भी बेटा सही है। तो चारों बेटा सही है, सभी सही है, ऑल आर करेक्ट। फिर देखो ये तो सबको रटा होगा, देखो बेटा ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, मेटा नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है और बेटा फिनॉल है। वैसे देखो कॉन्सेप्ट लगाओगे बेटा, एसिडिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एम माइनस आई, इनवर्सली प्लस एम प्लस आई। तो आपको बेटा आर्थो वाला ज्यादा लगेगा पैरा से, क्यों? क्योंकि बेटा NO2 का माइनस आई बेटा इस पे ज्यादा होगा। अब फर्स्ट और थर्ड में देखो, देखो बेटा मेजोमेरिक वाला फैक्टर कॉमन है, अंतर किसका है बेटा, आई का। तो अनडाउटली यहां पर आई ज्यादा है। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि बेटा फर्स्ट का एसिडिक करेक्टर थर्ड से ज्यादा होगा, लेकिन नहीं, ज्यादा बेटा कौन होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल आर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। कारण आर्थो नाइट्रोफिनॉल में बेटा इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण H इजीली नहीं निकल पाता, इसलिए बेटा आर्थो वाला पैरा से कम होता है। तो सबसे ज्यादा बेटा पैरा, फिर बेटा आर्थो, फिर बेटा मेटा यानी सेकेंड, और लीस्ट बेटा क्या होगा, फिनॉल यानी फोर्थ। देख लो बेटा कौन सा है, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ। 80 का बेटा फर्स्ट। तो याद रखो आर्थो नाइट्रोफिनॉल लेस एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही आर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल होता है, ठीक है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट आर्थो का कम होता है, पैरा का बेटा ज्यादा। इंटर के कारण बेटा हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इंट्रा के कारण बेटा घटता है। अब देखो बेटा यहां पर एमीन का बेसिक कैरेक्टर देखिए बेटा, पहले वाले में देखो, इस वाले पे, इस नाइट्रोजन पे देखो, ये एमी बेटा प्लस आई लगा है, ठीक, बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा रहा। अब देखो यहां पर और यहां पर बेटा सेम है, फिर देखो बगल के कार्बन भी बेटा सेम है, यहां तक बेटा सेम है, लेकिन यहां पर देखो बेटा कार्बन है और यहां पर बेटा क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ज्यादा है, तो ये लोन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, तो देना बेटा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बेसिक कैरेक्टर इसका कम। तो पहला ऑर्डर बेटा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरे में देखो क्या दिखा है, बेटा इसमें क्लियर नहीं आ रहा, जरा हम बना के दिखा रहे हैं आपको। दूसरा ऑप्शन बेटा ये है, यहां पर बेटा N है, ये NO2 है, यहां बेटा फ्लोरीन है। अब देखो बेटा यहां पर देखो, ये नाइट्रोजन तीनों कॉमन है, यहां पर देखोगे बेटा आप, तो देखो यहां पर CH3 प्लस आई लगा है, ये बेटा माइनस आई है, ठीक है ना, और ये भी बेटा क्या है, माइनस आई।
अनडाउटली इसका बेसिक कैरेक्टर बेटा सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, फिर बेटा फ्लोराइड का होगा, फिर बेटा NO2 होगा। जबकि सेकेंड ऑप्शन में बेटा ये कह रहे हैं फ्लोराइड का सबसे ज्यादा है, गलत। ठीक, अब इस वाले में अगर आप देखो बेटा, तो देखो यहां पर बेटा ये सेकेंडरी एमीन है, ये देखो ये बना हुआ है, तो देखो बेटा ये आपकी 2 डिग्री की एमीन है, जबकि ये 1 डिग्री की है। और ये देखो ये बेटा एलिफैटिक है, ये बेटा एलिफैटिक है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो अनडाउटली 2 डिग्री बेटा 1 डिग्री से ज्यादा होता है, तो ये बेटा सही है। और ये बेटा क्या एरोमेटिक, तो एरोमेटिक तो बेटा एलिफैटिक से कम होता ही है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये गलत। अब लास्ट वाला ऑप्शन देखो बेटा, सब एनिलीन है, यहां पर बेटा NH3 प्लस है, सही नहीं बना हुआ NH3 प्लस। तो ये देखो बेटा मेटा पर है, तो ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई है बेटा, ठीक। यहां पर बेटा क्या है Cl है, यहां पर बेटा H लिखा हुआ है, और यहां पर CH3, तो अनडाउटली बेटा ये प्लस आई है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ बेटा देखो माइनस आई है, यहाँ माइनस आई है, तो यहाँ माइनस आई देखो मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो बेसिक कैरेक्टर बेटा सबसे कम, तो ये भी ऑप्शन बेटा आपका सही है, ठीक। तो पहला ऑप्शन बेटा सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है, चौथा ऑप्शन भी सही है, केवल दूसरा गलत है। दूसरे में बेटा सही ऑप्शन क्या होता कि ये वाला जिसमें बेटा CH3 है, ये वाला सबसे ज्यादा, फिर ये होता। फिर देखिए बेटा पैलेडियम इन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, पैलेडियम की प्रेजेंस पे हाइड्रोजनेशन कराओगे, डबल बेटा किसमें कन्वर्ट होगा, सिंगल। एक्सेस हाइड्रोजन है यानी दोनों डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में, ठीक बेटा। तो आपके दोनों डबल बॉन्ड यानी एल्कीन किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्केन में। अब जरा देखिए बेटा, ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन कायरल, ठीक है ना। अब जरा देखो जरा, इसके एक तरफ देखो बेटा C2H5 है, उसके इधर इधर और इधर देखो सेम है, वही चीज यहां पर है, देखो एक तरफ बेटा C2H5 है, और इधर इधर बेटा सेम चीज है, देखो इधर इधर सेम चीज है। तो यानी बेटा इसमें क्या दिख रही, सिमिट्री दिख रही बेटा। और जब नंबर ऑफ कायरल कार्बन n हो और सिमिट्री हो, तो ऑप्टिकली एक्टिव बेटा क्या होता है, 2n-1। मीजो बेटा क्या होता है, 2n/2-1। टोटल बेटा क्या होता है, A+m। तो बोलो ऑप्टिकली एक्टिव कितना हुआ, 2^2-1 बेटा कितना हुआ, 2। मीजो बेटा कितना हुआ, 2^2/2-1, यानी 2^0, दैट इज 1। टोटल आइसोमर बेटा कितना बने, 2 + 1 = 3। ये जस्ट लाइक बेटा टार्ट्रिक एसिड वाला केस है। टार्ट्रिक एसिड में भी बेटा कितने कायरल कार्बन होते हैं, 2। सिमिट्री होती है, तो जब बेटा स्ट्रक्चर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, तो ऑप्टिकली एक्टिव बेटा 2n-1, मीजो बेटा 2n/2-1। और अगर स्ट्रक्चर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऑप्टिकली एक्टिव बेटा 2n होता है, मीजो बेटा 0 होता है। तो इसका आंसर बेटा क्या हो गया, थर्ड। अगला देखिए बेटा 83, 82 का बेटा थर्ड। 83 देखो बेटा, बहुत लेंदी क्वेश्चन है ये, बनाए कहां पे, यहां से।
देखो बेटा, ये कह रहे हैं CH3 MgBr, इसकी रिएक्शन बेटा साइक्लोपेंटेनोन से करा रहे हैं। ठीक, तो देखो बेटा, पहले ग्रिग्नॉट से कराया, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। तो देखो पहले बेटा क्या होगा, ये आपका साइक्लोपेंटेनोन है, इस कार्बन पे बेटा CH3 आएगा और इस पे OMgBr हो जाएगा। जब बेटा इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे आप, तो ये आपका बेटा इधर CH3 हो गया बेटा, इधर OH हो गया। ठीक, ये आपका बेटा A हो गया। अब इसकी रिएक्शन बेटा HBr से कराओगे, तो बेटा क्या होगा, CH3 एज इट इज, OH की जगह बेटा Br आ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन बेटा फिर से मैग्नीशियम से करा रहे हो, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ग्रिग्नॉट रिएजेंट बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन बेटा आप किससे करा रहे हो, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड यानी कार्बोनिल कंपाउंड प्लस ग्रिग्नॉट रिएजेंट इक्वल टू बेटा क्या होता है, एल्कोहल, ठीक है ना। तो देखो बेटा इधर क्या हो जाएगा, एक तरफ जब फॉर्मेल्डिहाइड से कराओगे आप, ये आपका बेटा फॉर्मेल्डिहाइड है, तो एक तरफ बेटा क्या आएगा, ग्रिग्नॉट का ये जो बेटा आर है, ये एक तरफ ये आ जाएगा और एक तरफ बेटा क्या आ जाएगा, MgBr। तो इधर बेटा क्या आएगा, OMgBr आ गया, OMgBr आ गया बेटा, और ये वाला पोर्शन बेटा इधर आके जुड़ जाएगा। ठीक है भाई, CHO ये हो गया। अब जब बेटा इसको छोटा करें जरा, अब देखिए बेटा, इसकी जब बेटा आप हाइड्रोलिसिस करोगे, जब इसकी बेटा आप हाइड्रोलिसिस करोगे, इधर बेटा H है, इधर H है, इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां बेटा क्या आ जाएगा, OH, ये CH3 तो बेटा एज इट इज, ये आपका कार्बन है, इससे बेटा एक तरफ क्या आ जाएगा, OH, ठीक है, और एक तरफ आपका ये हो गया, इधर बेटा ये आपका H है। ठीक, अब इसकी रिएक्शन जब आप HI से करा रहे हो, तो पहले बेटा कौन अटैक करेगा, H+, यहां से ये हटके बेटा क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। ये बेटा आपका कार्बोकेटायन बन गया और ये CH3 है। ठीक, अब देखो बेटा, ये अब यहां पर रिंग एक्सपेंशन है, ये ध्यान रखिएगा। जब 5 कार्बन की रिंग हो और उससे जो बाहर कार्बन जुड़ा उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो बेटा ये वाला CH2 बेटा रिंग में चला जाएगा। यहां पर बेटा क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन में 5 कार्बन की बेटा जगह क्या आ जाएगा, 6 कार्बन, और ये बेटा आपका CH3 पॉजिटिव चार्ज बेटा यहां आ जाएगा। और जब इसकी रिएक्शन बेटा I- से करोगे, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा।
ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगी। फिर से देखिए बेटा, ग्रिग्नॉट रिएजेंट की रिएक्शन साइक्लोपेंटेनोन से कराया बेटा, ये CH3 आपका एनायन की तरह काम करेगा, वो बेटा इस कार्बन पे जुड़ेगा, और बेटा MgBr बेटा यहाँ पे जुड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पहले आपका देखो ये बना, फिर जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेटा OMgBr की जगह क्या आ जाएगा, OH। फिर जब HBr से कराओगे तो OH की जगह बेटा क्या आ जाएगा, Br। फिर देखो यहाँ मैग्नीशियम से करा तो फिर से देखो ये बेटा ग्रिग्नॉट रिएजेंट बन गया। फिर बेटा आप देखो फॉर्मेल्डिहाइड से करा रहे हो तो ये ग्रिग्नॉट का R बेटा इस कार्बन पे जुड़ेगा, और बेटा MgBr उसी कार्बन के ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। अब बेटा क्या करोगे, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेटा इसकी जगह देखो क्या आ जाएगा, OH। अब फिर से बेटा HI से करा रहे हो, HI क्या करेगा, इस पे देखो, इस पे अटैक करेगा, OH2 प्लस बनाएगा, फिर यहां से वाटर निकलेगा बेटा, यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब 5 मेंबर रिंग हो और बाहर बेटा उसके जो उससे जो कार्बन जुड़ा उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो बेटा वो अंदर चला जाएगा, रिंग क्या हो जाएगी, एक्सपेंड। 5 से कितनी कार्बन हो गया, 6, और देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब बेटा इसमें I माइनस HI का करोगे तो ये फाइनल आपका प्रोडक्ट हो गया। तो इसका आंसर बेटा आपका हो जाएगा, तो देख लो बेटा इसका आंसर 83 का बेटा 4। नेक्स्ट देखो बेटा, याद रखो बेटा हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात कर रहा। हेलोफॉर्म रिएक्शन बेटा कौन देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास CH3CO ग्रुप होता है। बेटा एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव यानी बेटा CH3COCl, CH3COOCH3, या बेटा एस्टिक एनहाइड्राइड या एस्टामाइड, सब में CH3CO होता है, लेकिन वो बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। तो देखो ये एनहाइड्राइड है बेटा, एसिड डेरिवेटिव है, नहीं देगा, एस्टर है, नहीं देगा, लेकिन ध्यान रखना अगर ये Me की जगह C2H5 होता तो दे देता। क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन एल्कोहल से आता बेटा, इथाइल एल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। अगर इस मिथाइल की जगह इथाइल होता, इधर के कारण नहीं, इथाइल एल्कोहल के कारण आइडोफॉर्म टेस्ट दे देता। तो बेटा A नहीं देगा, B नहीं देगा। अब जरा ये देखो है क्या, ये देखो C इधर I है, इधर I है, इधर देखो I है बेटा, ये I है, ठीक, और ये C डबल बॉन्ड हो H है, और यहां पर बेटा एक हाइड्रोजन। देखो आइडोफॉर्म में होता क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए जो बेटा आयोडीन से रिप्लेस होते हैं। तो देखो 2 तो पहले से इन्होंने रिप्लेस करके दिखा रहा है, ये वाला और रिप्लेस हो जाएगा, तो ये वाला बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब जरा इसको देखो, ये आपका बेटा एसिटोफिनोन का डेरिवेटिव है। आप कहोगे बेटा इसमें तो CH3CO ग्रुप है, लेकिन इधर बेटा क्या लगा हुआ है, OH, ये बेटा क्या है, प्लस M है। तो देखो अगर ये OH नहीं होता, केवल बेटा एसिटोफिनोन होता, अगर ये केवल एसिटोफिनोन होता तो बेटा ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देता, लेकिन चूंकि इसके बेटा कॉन्जुगेट पोजीशन पर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप OH लगा हुआ है। देखो होता क्या है बेटा, आइडोफॉर्म में यहाँ के 3 हाइड्रोजन हटेंगे, 3 I आएगा, फिर ये बेटा CI3 बेटा रिप्लेस होगा। लेकिन जब आप यहाँ प्लस M लगाओगे तो बेटा ये जो यहाँ पर CI3 एनायन के फॉर्म में निकलता है वो इजीली बेटा निकल नहीं पाएगा, ठीक है ना, इसलिए बेटा ये भी आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो केवल आइडोफॉर्म टेस्ट बेटा कौन देगा, D। पहला और दूसरा क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि बेटा ये एस्टिक एसिड के डेरिवेटिव है, याद रखो प्योर कार्बोनिल वाले ही देते हैं। एसिड एल्डिहाइड में केवल एस्टल्डिहाइड देता है, और कीटोन में बेटा मिथाइल कीटोन देते हैं, और एल्कोहल में बेटा इथाइल एल्कोहल देता है, और एल्केनॉल 2 सभी सेकेंडरी एल्कोहल जिसमें OH 2 नंबर पे होता है वो बेटा देते हैं।
तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, डी ओनली। क्या पूछा है, डज नॉट, तो डज नॉट में बेटा ए बी सी, ए बी सी आंसर हो गया बेटा थर्ड। अब देखो बेटा एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है, एनिलीन की नाइट्रेशन कर रहे हैं। एनिलीन देखो बेटा वैसे तो आर्थो पैरा डायरेक्टिव है और पैरा बेटा सबसे ज्यादा बनता है, तो देखो यहां जब एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं तो बेटा पैरा भी बनता है, मेटा भी बनता है, आर्थो बनता है। और देखो यहाँ पर मेटा सब्सटेंशियल अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में बनता है। क्वेश्चन है क्यों, क्योंकि बेटा HNO3 का H प्लस NH2 से रिएक्ट करके बेटा क्या बनाता है, NH3 प्लस एनिलीनियम आयन बनाता है, जिससे रिंग बेटा क्या होने लगती है, डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट कहाँ होगी, आर्थो और पैरा पे, तो बेटा मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा कंपेटिवली ज्यादा हो जाती, इसलिए आपका कमिंग इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस मेटा पे भी अटैक कर लेता है, इसलिए बेटा सब्सटेंशियल अमाउंट बेटा मेटा नाइट्रोबेंजीन का भी बनता है। तो बेटा इसका आंसर कौन होगा, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, आंसर फर्स्ट। ये देखो बेटा (86) I3 माइनस, सबको मालूम है बेटा ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये आयोडीन के 3 लोन पेयर है, एक दूसरे का रिजल्टेंट 0 बेटा, ये क्या होता है, लीनियर, और बॉन्ड एंगल बेटा कितना होता है 180, 86 का 4, 87 देखो बेटा हेलोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा हेलोजन का लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होता है, जिसके इसके कारण पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर आता है, बॉन्ड लेंथ घट जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लाइक NO2 लाइक SO3H लाइक CN कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे लगाते हैं तो बेटा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने लगता है। जितने ज्यादा ग्रुप लगे होंगे बेटा -M वाले, स्ट्रॉन्ग -M वाले, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। देखो यहाँ 3 लगे, यहाँ 2 लगे, यहाँ 1, यहाँ कोई नहीं, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा बेटा किसकी हुई, 4, 4 के बाद थर्ड, थर्ड के बाद बेटा सेकेंड, सेकेंड के बाद बेटा फर्स्ट। ठीक है, तो 87 देख लो, 4 थर्ड सेकेंड फर्स्ट, आंसर फोर्थ, 87 का 4। देखो बेटा अगर रूम टेम्परेचर पे बनाना है तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, आपने देखो एक NO2 लगाया, रिएक्टिविटी बढ़ गई, 2 लगाया और बढ़ गई। मेजर प्रोडक्ट कंपोनेंट ऑफ जर्मन सिल्वर, सिल्वर वर्ड है लेकिन इसमें सिल्वर होता नहीं है, इसमें बेटा क्या होता है, कॉपर जिंक एंड निकल, कॉपर जिंक एंड निकल, आंसर बेटा फर्स्ट। देखो ये लिखा है जर्मन सिल्वर मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल, और अगर ब्रॉन्ज पूछा जाए तो कॉपर एंड टिन, SN। फिर देखिए बेटा 12 ग्राम कार्बन, कार्बन का क्या है, ग्राम एटॉमिक मास यानी 1 मोल, 12 ग्राम कार्बन बेटा, कार्बन का क्या है, ग्राम एटॉमिक मास यानी बेटा 1 मोल है, और 1 मोल में एटम बेटा कितने होते हैं, N0, उतना ही दिया हुआ है। एल्युमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास 27 ग्राम, 27 ग्राम बेटा 1 मोल, 1 मोल में बेटा एटम कितने होंगे, N0, तो बेटा सही स्टेटमेंट है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम सही है, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास बेटा किसके बराबर होता है, 1 मोल के, और 1 मोल में नंबर ऑफ एटम बेटा हमेशा एवोगैड्रो के बराबर।
तो दोनों स्टेटमेंट बेटा सही है, आंसर फर्स्ट। न्यूमैन प्रोजेक्शन PQRS आर सोन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। आइडेंटिकल मॉलिक्यूल का मतलब बेटा क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल सेम है तो बेटा उसका आईयूपीएसी नेम बेटा क्या होगा, सेम, नाम सेम होगा। आप क्या करिए बेटा, नाम लिख लीजिए चारों का, जहां नाम आप तुरंत लिखोगे आपका बेटा आंसर आ जाएगा। अब जैसे देखो, मैं इसका आंसर देखो थर्ड है, देखो कैसे है। थर्ड में देखो, ये बेटा आपका P है, ये बेटा Q है, ये R है, ये S है। अब जरा देखो Q देखो बेटा, ये आपका बेटा फ्रंट कार्बन है। इस कार्बन से देखो ये एक कार्बन लगा हुआ है, इधर बेटा CH3 है, इधर बेटा CH3 है, इधर बेटा OH है। फिर देखो ये जो घूम रहा है कार्बन रिंग वाला, ये बेटा आपका बैक कार्बन है, ठीक है ना। ये बैक कार्बन है, बैक कार्बन के देखो एक तरफ बेटा C2H5 है, और इसके देखो इधर बेटा एक CH3 भी लगा हुआ है इधर इसमें। अब जो रिंग बेटा घूम रहे हैं उसमें देखो एक बेटा C2H5 है, बाकी दो हाइड्रोजन है। अब इसका जरा आईपीएसी नेम लिखो। वन, एक मिनट यार, एक, ये मिथाइल नहीं है बेटा, इसमें रिंग से बेटा CH3 जुड़ा हुआ है केवल। एक मिनट, आप देखो बेटा ये आपका फ्रंट कार्बन है, ठीक। फ्रंट कार्बन से ऊपर देखो ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर CH3 है, इधर CH3, इधर OH है। और देखो इधर बेटा इधर H जुड़ा हुआ है, वो रेसो कर रहा है। और इधर देखो बेटा ये इथाइल जुड़ा हुआ है। अब ये देखो बेटा आपका बैक कार्बन है, रिंग वाला। रिंग से देखो एक तरफ बेटा क्या जुड़ा हुआ है, CH3, बाकी बेटा H2 है। अब जरा इसकी नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। तो क्या नाम होगा इसका बेटा, 2 इथाइल, सॉरी 3 इथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेनॉल 2। थ्री इथाइल 2 मिथाइल पेंटेनॉल 2 हो गया, ये बेटा Q हो गया। अब चलिए जरा हम लोग R बनाते हैं। देखो बेटा R बना रहे हैं, ये आपका देखो फ्रंट कार्बन है, ये इसके देखो एक तरफ बेटा इधर CH3 है, इधर भी देखो बेटा CH3 है, इधर बेटा देखो क्या है, OH है। ये देखो बेटा रेयर कार्बन है जो घूम रहा है, और घूम रहा वाले से देखो एक तरफ बेटा क्या है, C2H5, इधर भी देखो क्या है, C2H5। नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। वंस अगेन देखो बेटा, 3 इथाइल, 2 मिथाइल पेंटेनॉल 2 है। तो देखो इन्होंने बेटा फिर से देखो क्या पूछा है, आइडेंटिकल कौन है, एक जैसा कौन है। तो बेटा आइडेंटिकल का मतलब सेम मॉलिक्यूल, यानी आईयूपीएसी नेम बेटा क्या होगा, सेम। आप इनका बेटा स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक। फिर आईयूपीएसी नेम लिखो, जिनका आईयूपीएसी नेम बेटा सेम हो गया वो पेयर। इसका आंसर बेटा Q एंड R है, तो हमने बेटा Q वाला बना के दिखा दिया, R वाला बना के दिखा दिया, दोनों का आईयूपीएसी नेम लिखा बेटा सेम है।
इसी तरीके से आप इन दोनों का भी आईयूपीएसी नेम लिख लेना, वो सेम बेटा आपको नहीं मिलेगा। हो गया। तो इसका आंसर बेटा क्या हो गया, 90 का थर्ड। तो चलिए बेटा, ये आज के जो एफएलटी हुआ उसका बेटा डिस्कशन है। पहले संजीव सर ने किया, बाकी हमने किया। तो इस पेपर से रिगार्डिंग वैसे काफी ज्यादा क्योरीज होंगी आपकी। तो जो भी आपकी क्योरीज होंगी बेटा, वो हम लोग के डिस्कशन से बेटा दूर हो जाएंगी आपकी। ओके बेटा, थैंक यू।